नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बूढ़ी सास को जानवरों की तरह पीटने वाली पत्नी को पति ने सिखाया सबक। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। रात के 1 बज रहे थे। मथुरा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के कोने में चाय की ठपरी के पीछे सर्दी के मौसम में फटे हुए कंबल ओढ़े बूढ़ी अम्मा अपने शरीर से लगाए हुए अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठंड और आसपास के माहौल की वजह से बच्चे को नींद नहीं आ रही थी। सावित्री की उम्र लगभग गुजर ही चुकी थी और कंकाल जैसा शरीर हो गया था। अब शायद वो केवल मोहन के सहारे ही जिंदा थी, वरना अब तक मर चुकी होती। चेहरे पर जिंदगी की थकान साफ साफ दिखाई दे रही थी। जिंदगी खत्म थी, लेकिन मौत नहीं आ रही थी। जिंदगी ने बहुत सताया था उसे, और अब जिंदगी ने उसे इस प्लेटफॉर्म पर लाकर पटक दिया था, लेकिन सावित्री को इससे भी कोई ऐतराज नहीं था। सावित्री आंख बंद करके लेटी थी, पर मोहन को नींद नहीं आ रही थी। तो वह पास में लेटी सावित्री से कहता है, अम्मा नींद नहीं आ रही है, मुझे कोई कहानी सुनाओ ना अम्मा। ऐसा कहकर मोहन जिद करने लगा। सावित्री कहती है, बेटा क्या हुआ, क्या सुनाती हूँ कहानी। कपकपाती हुई आवाज में सावित्री बोलती है और मोहन को कहानी सुनाने लगती है। सावित्री देवी और मोहन का कोई खून का रिश्ता नहीं है। दरअसल ये दोनों एक ही स्टेशन पर रहते हैं। न इनका कोई घर है, न कोई अपना है। सर्दी की ठंडी हवा से कपकपाती हुई सावित्री मोहन को कहानी सुनाती है। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक बहुत बड़े शहर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। सेठ के पास बहुत सारी दौलत थी, लेकिन इतनी सारी दौलत के बाद भी सेठ एक नंबर का महाकंजूस था। यहाँ तक कि खाना भी रूखा सूखा खाता था। उसे बस दिन रात एक ही चिंता सताती थी कि ये दौलत को और ज्यादा कैसे बढ़ाऊं। सावित्री अपनी कपकपाती आवाज में कहानी सुनाती जा रही थी और मोहन नींद की आगोश में खोता जा रहा था, और इन सब के साथ पता ही नहीं चलता कि कब उन दोनों की आंख लग जाती है। सुबह आंख खुलती है। सावित्री चारों तरफ देखती है, लेकिन सब तरफ कोहरा ही कोहरा था। सूरज की एक किरण को देखे हुए बहुत दिन बीत गए थे कि सूरज नहीं दिखा था, और इतनी ठंड में स्टेशन पर रहना काफ़ी मुश्किल हो गया था। कुछ ही समय में मौसम खुला और सूरज अपनी किरणों के साथ धूप देने आ गया। आज सूरज को देख उन्हें ठंडक में राहत आई। सावित्री मोहन को उठाती है। मोहन, अरे मोहन उठ जा, देख सूरज निकल आया है। सावित्री और मोहन का कोई रिश्ता नहीं था, पर प्यार इतना था कि एक माँ और बेटे के बराबर। दरअसल इस सब की शुरुआत काफ़ी पहले हुई थी। करीब 3 साल पहले सावित्री देवी और उनका परिवार घूमने के लिए मथुरा आए थे। उनके परिवार में बेटा सत्यम, बहू कामना थी। सावित्री एक पढ़ी लिखी और समझदार महिला है। इसके साथ साथ उनका भगवान में अटूट विश्वास है। अपने पूरे जीवन उन्होंने कृष्ण को भजा है। वह कभी भी अपने भगवान से अलग नहीं हुई। उन्हें अपने धर्म, परंपरा और संस्कृति में बहुत आस्था है। वे थोड़े पुराने ख्यालों की हैं। वहीं उनका बेटा एक बिजनेसमैन है और उनकी बहू एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, और वह बहुत मॉडर्न ख्यालात की है। उसके और सावित्री जी के विचार एकदम विपरीत हैं। सावित्री जी के पति की मौत उनकी शादी के 4 साल बाद ही हो गई थी, और तब सत्यम सिर्फ 2 साल का था। अपने पति को खोने के बाद सिर्फ सत्यम ही उनकी एक आखिरी उम्मीद था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, और करती भी क्या, उन्हें ही देखना था अपने बेटे को एक माँ और एक बाप दोनों की तरह ही। बड़ी कठिनाइयों
भाइयों से उन्होंने अपने बेटे की शिक्षा पूरी करवाई। सत्यम भी पढ़ने में अच्छा था। उसका स्वभाव जिद्दी भी काफी ज्यादा था। पिता के अभाव होने के कारण उसकी माँ भी घर उसके सारे शौक पूरे करती। उनके पास अपनी दवाई के पैसे न होते हुए भी सत्यम को हर मनचाही चीज मिल जाती थी। ऐसा ही चलता रहा। 2008 में सत्यम 10वीं कक्षा में था और उसने अपने शहर में टॉप किया। यह उस दिन की बात है। सावित्री जी खाना बना रही थी। शाम के 6:30 बज रहे थे। सत्यम मजे से टीवी देख रहा था। तभी फोन की घंटी बजती है। ट्रिंग ट्रिंग। सावित्री जी बोलती हैं, अरे सत्यम देख जरा फोन पर कौन है। देखता हूँ माँ, कहते हुए फोन की तरफ आगे बढ़ता है। फोन उठाते हुए, हेलो जी कौन। हेलो बेटा सत्यम, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा हेड मास्टर। नमस्कार। नमस्ते सर हेडमास्टर जी, बताइए कैसे फ़ोन किया आपने। अरे बेटा तुम्हारी 10वीं की परीक्षा का परिणाम आ गया है। थोड़ा डरते हुए, क्या हुआ मास्टर जी, कैसा परिणाम आया है, मैं फेल हो गया हूँ क्या। अरे नहीं बेटा, तूने तो कमाल ही कर दिया। पूरे शहर में पहला स्थान है तेरा। तूने टॉप किया है। हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया तूने। सत्यम इतना सुनकर तो सत्यम के होश उड़ गए और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। शिवराज जी, हाँ बेटा, कल तुझे आना है। प्रिंसिपल सर तेरा सम्मान करना चाहते हैं, तो ध्यान से आ जाना। सुबह अब 8 बजे। जी मास्टर जी, मैं आ जाऊंगा। और सत्यम फोन रख देता है। सत्यम जल्दी से दौड़कर रसोई में अपने माँ के पास जाता है और कहता है, माँ देख मेरी परीक्षा का परिणाम आ गया और मैंने पूरे शहर में फर्स्ट आया हूँ। हेड मास्टर जी ने कल मुझे बुलाया भी है। ये सुनते ही सावित्री जी खाना बनाना छोड़कर सत्यम को गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, शाबाश बेटा मेरा प्यारा बच्चा। और इतना कहते ही अपने पल्लू से पैसे निकालकर उसे देती हैं और कहती हैं, जा राकेश की दुकान से दूध ले आ, तेरे लिए खीर बनाती हूँ। इतना कहते ही सत्यम दूध लेने चला जाता है और बाद में सावित्री जी खीर बनाकर अपने कान्हा जी को देती हैं और उन्हें धन्यवाद करती हैं। अगले दिन सत्यम का सम्मान होता है और स्कूल की तरफ से उसे 2100 रुपये इनाम में मिलते हैं। इसके बाद सत्यम इंटर कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। अच्छे मार्क्स होने की वजह से उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। उसकी माँ सुबह 7 से 4 बजे स्कूल जाती थी और सत्यम कॉलेज। उसके बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। उसकी माँ घर का काम संभालती थी। इसके बाद भी उसके हाथ में बस इतने पैसे ही बचते थे कि घर खर्च निकल जाता था। 2 साल बाद सत्यम का 12वीं का रिजल्ट निकल जाता है। 12वीं में भी पूरे शहर में सत्यम ने टॉप किया था और वो आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर सत्यम अपनी माँ को कॉल करता है और बोलता है, हेलो माँ, मैं ठीक हूँ। माँ बोलती है, अच्छा तूने कुछ खाया कि नहीं, बैग में नाश्ता रखा है, मैंने लड्डू मठरी खा लेना बेटा, जरा ध्यान रखना अपना। इतना कहते ही सत्यम बोलता है, माँ मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। उसके बाद सत्यम और उसका दोस्त जो आज ही बना था वरुण लंच के लिए चले जाते हैं। देखते ही देखते सत्यम का कॉलेज भी खत्म होने को आ गया और उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। वो और उसकी माँ फिर बंगलौर में शिफ्ट हो गए। सत्यम की माँ भी अपने बेटे की कामयाबी से बहुत खुश थी। अब बेटे का घर बस जाए और उनकी जिम्मेदारी पूरी हुई। सत्यम से सावित्री जी जब भी शादी की बात करती, सत्यम हमेशा टाल देता था, पर सावित्री जी भी बहुत जिद्दी थी। वो कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेती थी। एक दिन सत्यम और उसकी माँ डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठे थे। आज सब्जी तो बहुत स्वाद की बनी है माँ, थोड़ी और दो ना माँ। हाँ बेटा लेना, परोसते हुए सावित्री जी बोली। बस माँ और नहीं। सत्यम
सावित्री को रोकते हुए। इतने में ही सावित्री जी सत्यम से बोलती हैं, अच्छा सुन, कल ना ऑफिस मत जाना, छुट्टी ले लेना। क्यों माँ, क्या हुआ? कोई परेशानी है? तुम्हारी तबीयत सही नहीं है? क्या हुआ? बोलना माँ। अरे मेरी तबीयत बिल्कुल बढ़िया है, सावित्री जी ने जवाब देते हुए कहा। बस तू मना नहीं करेगा, कल बस मुझे तेरे संग चलना है। माँ, कहाँ चलना है ये तो बता। बता दूंगी, पर तू वादा कर, मना नहीं करेगा। ठीक है मेरी माँ, वादा करता हूँ। सावित्री जी बोलती हैं, मैंने ना तेरे लिए एक रिश्ता देखा है और हमें कल वहीं जाना है। सत्यम कहता है, क्या माँ, मैंने मना किया है ना। सावित्री जी कहती हैं, क्या माँ क्या? तूने मुझे अभी वादा किया था तो भूल गया? अच्छा ठीक है माँ, चलेंगे। ये बात सुनकर सावित्री जी के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है। अब दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह दोनों लड़की वालों के यहाँ जाने की तैयारी करते हैं। सावित्री जी ड्राइवर से बोलते हुए, यहाँ से दाईं और मोड़ लीजिए। ड्राइवर भी गाड़ी दाईं और घुमा के ले जाता है। अगले 2 मिनट में वे लोग लड़की वालों के घर पहुंच गए। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता हो जाता है। 2 महीने में शादी भी हो गई। शादी के बाद घर में अब 3 लोग हो गए, सत्यम, उसकी माँ और उनकी बहू कामना। कामना के तेवर शादी के बाद ही बदल गए थे। कहती कुछ थी और करती कुछ और ही थी। सुबह सत्यम चला जाता, तब तक काम करती और उसके बाद सारा काम अपनी सास से करवाती। पूरे समय काम करते करते सावित्री जी थक जाती थी। एक दिन सावित्री जी अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी, तभी कामना आती है और बोलती है, मुझे किटी पार्टी में जाना है, तो पहले मेरे कपड़े इस्त्री कर दे बुढ़िया। सावित्री जी बिना कुछ कहे कामना के कपड़े इस्त्री करने लगती हैं, पर कुछ सोचते सोचते उनका दिमाग कहीं और होता है और बहू कामना की ड्रेस जल जाती है। जैसे ही सावित्री को होश आया, वो देखती हैं कि कामना की ड्रेस तो जल गई है। वो इससे पहले कुछ कर पाती, कामना आ जाती है और अपनी ड्रेस को जला हुआ देखकर उन पर चिल्लाना शुरू कर देती है, तुझे एक काम दो, वो भी ढंग से नहीं होता तुझसे, बुढ़िया कहीं की। शर्म नहीं आई तुझे मेरी ड्रेस जलाते हुए? रुक तू, अभी बताती हूँ तुझे। कामना सावित्री जी की ओर बढ़ती है और पास पड़ी हुई वाइपर का डंडा उठाकर सावित्री जी की पीठ पर मारती है। सावित्री जी के मुंह से चीख निकल जाती है और तभी सावित्री जी गिड़गिड़ाते हुए बोलती हैं, बेटा गलती से हो गया, मेरा ध्यान भटक गया था, मुझे माफ कर दे बेटी। इस पर कामना चिड़चिड़ाते हुए कहती है, एक तो मेरी नई ड्रेस जला दी, ऊपर से बोलती है माफ कर दूं। नहीं, अब नहीं बचेगी तू बुढ़िया। और क्या कह रही थी? तेरा ध्यान भटक गया था। अब देख, मेरा दिमाग सटक गया ना तो तेरा दिमाग ठिकाने पर आ ही जाएगा। और इतना कहते हुए उसने जलती हुई स्त्री सावित्री जी के हाथ पर रख दी। सावित्री ने जल्दी से अपने हाथ को खींच लिया, एकदम गर्म होने की वजह से हाथ जल गया। सावित्री जी की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे, पर उनकी बहू मजे से हंस रही थी। सावित्री ने खुद को संभाला और फिर अपने कमरे की तरफ चली गई। कामना बड़बड़ाते हुए अपनी किटी पार्टी के लिए तैयार होने के लिए चली गई। सावित्री जी अपने कमरे में जाकर जले पर दवाई लगाती हैं। तभी उनकी बहू कामना आती है और बोलती है, ये हाथ जले का बहाना मार कर सो मत जाना बुढ़िया, बर्तन पड़े हैं रसोई में, उन्हें साफ कर दे और मुझे आने में देर हो जाएगी तो खाना भी बना कर रखना, वरना तैयार रहना खातिरदारी के लिए। और हंसते हुए वहां से चली जाती है। सावित्री जी घाव पर दवा लगाकर बैठ जाती हैं और बैठे बैठे उनकी आंख लग जाती है। कामना अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है किटी पार्टी के लिए। अचानक सावित्री जी की आंख खुलती हैं
तो वो पाती हैं शाम के 5 बज रहे थे। वो उठती हैं और अपने काम में लग जाती हैं। हाथ जलने की वजह से उन्हें बर्तन धोने में दिक्कत होती है, फिर भी वो सारे बर्तन धो देती हैं। बर्तनों धोने की वजह से उनका घाव और छिल जाता है और खून बहने लगता है। सावित्री जी खुद को संभालते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं और अपने हाथ की पट्टी करने लगती हैं। इतनी देर में घर में दरवाजा खुलने की आवाज़ आती है। सावित्री जी देखती हैं कि उनकी बहू घर आ गई है और उन्हें तभी याद आता है कि अभी तो खाना भी बनाना है। वो जल्दी से रसोई की तरफ जाती हैं, तभी उनकी बहू अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद वो देखती हैं कि उनका बेटा सत्यम आ जाता है। सत्यम अपनी माँ को रसोई में देखता है तो तुरंत रसोई में जाता है और कहता है कि क्या कर रही हो आप, और ये हाथ में क्या हुआ। इतने में ही कामना अपने कमरे में से निकलकर जल्दी से रसोई में जाती है और बोलती है, मम्मी जी आप यहाँ क्या कर रही हो? मैंने आपसे बोला था ना कि कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दीजिएगा। अरे आज माँ जी चाय पी रही थी और कप उनके हाथ पर लुढ़क गया, जिसकी वजह से हाथ जल गया। माँ जी का सावित्री जी और उनका बेटा भगवान में बहुत आस्था रखते थे, पर वहीं उनकी बहू कामना को ये सब ओल्ड फैशन और बकवास नजर आता था। सत्यम ने अपनी माँ का जला हाथ देखा तो वो डर गया और बोला, हे कान्हा जी बस मेरी माँ का हाथ जल्दी से सही कर दीजिए। सही सब होते ही मैं वृंदावन दर्शन आऊँगा। इतना सुनते ही उसकी माँ की आंखें नम हो गई, पर वहीं कामना बहू ने मुंह बना लिया। इतना कहकर सत्यम अपनी माँ को रसोई से ले जाता है। वो और उसकी माँ बाहर कमरे में बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी सत्यम कामना को आवाज़ लगाता है। कामना आती है और सत्यम उससे कहता है, खाने में कितनी देर है? कामना कहती है, थोड़ी ही देर है। रसोई में आकर कामना बड़बड़ाने लगती है, एक तो खाना भी नहीं बनाया और ऊपर से बाहर बैठकर आराम फरमा रही है बुढ़िया। अब मुझे ही काम करना पड़ेगा सारा। कामना खाना बना लेती है और खाना खाकर सब सो जाते हैं। अगले दिन से वही राग चलता रहा। जब तक सत्यम घर में तब तक सारा काम कामना करती और सत्यम के जाने के बाद सारा काम अपनी सास से करवाती। यही चलता रहा। सावित्री के हाथ का घाव भी भर चुका था, पर उनके दिल के घाव अभी भी बहुत गहरे और हरे थे। ऐसे ही वो सोचती थी कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर अपने बेटे की शादी अपनी बहू से करवा कर, पर अब कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि उन्होंने अपने बेटे को ये बात बताई तो वो उनकी बहू को तलाक देने में जरा भी देर नहीं करेगा। पर सावित्री जी अपने बेटे का घर टूटते हुए और उसकी बदनामी होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी, इसलिए वो हमेशा खुश रहती थी। एक दिन सत्यम अपनी पत्नी से बोलता है, देखो कल मुझे ऑफिस के काम की वजह से 1 हफ्ते के लिए दूसरे शहर जाना है, तो तुम माँ का ख्याल रखना। अरे आप माँ जी की चिंता मत करिए, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। दूसरे दिन सत्यम चला जाता है। एक दिन सावित्री जी हाथ जोड़े अपनी बहू से दया की भीख मांग रही थी। बहू भोजन करते हुए जानवर की थाली को भी नहीं छीनते। मैं तो फिर भी तुम्हारी सास हूँ। बहू मुझे कल से बुखार आ रहा है, मैंने तुझसे कितनी बार कहा डॉक्टर के पास ले चल या फिर मुझे टैबलेट ही लाकर दे दे, लेकिन तूने ना ही टैबलेट लाकर दी ना ही मुझे खाना दिया, इसलिए मुझे बहुत कमजोरी लग रही थी बहू, और आज थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं बरामदे में आकर बैठ गई। यह खाना भी तो मैंने ही निकाला है और देख ले कितना थोड़ा सा है। अगर इतना थोड़ा सा खाना खा लूँगी तो तुम्हारा कुछ कम नहीं हो जाएगा बहू, मुझ पर रहम कर। सावित्री जी अपनी बहू से गिड़गिड़ाते हुए अपने खाने की थाली के लिए निवेदन कर रही थी। उसी समय सावित्री जी की पड़ोसन लक्ष्मी जी, जो कि सावित्री जी की
पक्की सहेली थी। उनकी आवाज़ सुनकर उनके घर पहुंची तो देखा उनकी बहू भोजन की थाली लिए खड़ी है और सावित्री जी झूठे हाथों से बहू की तरफ देख रही हैं। कामना ने पड़ोसन के सामने बात का बतंगड़ बनाना ठीक न समझते हुए वह थाली अपनी सास को देते हुए बोली, माँ आपने सब्जी और मांगी थी ना, यह लो मैंने इसमें सब्जी डाल दी है और आज की सब्जी कैसी बनी है माँ। कहते हुए वह लक्ष्मी जी को बैठने के लिए कहकर अपने कमरे में चली जाती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, अब तो इस बुढ़िया का कुछ करना ही पड़ेगा। अब वो रोज अपनी सास को इसी तरह तड़पाती थी और वो दिन भी आ गया जब उनका बेटा घर आ गया। ये 7 दिन सावित्री जी ने कैसे काटे थे ये तो वो ही जानती थी। एक दिन वो बैठी हुई थी कि तभी सत्यम आया और बोला, माँ अपनी पैकिंग कर लो, कल हमें सुबह निकलना है। सावित्री जी पूछती है, कहाँ बेटा? तो वो बोलता है कि कल हम मथुरा जा रहे हैं। और ये बात सुनते ही सावित्री जी का हृदय खुशी की उमंग से भर गया और वो लोग सुबह मथुरा के लिए निकल गए। कामना सावित्री जी से बहुत जलती थी और उन्हें कैसे भी करके घर से बाहर निकालना चाहती थी। तो मथुरा से लौटते हुए उसने अपना दिमाग चलाया और चालाकी से सावित्री जी को ट्रेन में चढ़ने ही नहीं दिया, क्योंकि सावित्री जी और कामना एक कंपार्टमेंट में बैठे थे और सत्यम दूसरे में। जब सत्यम ने उससे पूछा कि माँ आ गई ना, तो कामना ने झूठ बोल दिया और जब वो अपने स्टेशन पर उतरे तो सत्यम को ये दिखाया कि उसकी माँ खुद ही कहीं भाग गई। सत्यम ने बहुत ढूंढा उन्हें पर वो नहीं मिली। उसने रिपोर्ट भी कराई पर इतने स्टेशन होने की वजह से वो उन्हें ढूंढ नहीं पाया। कामना सब कुछ जानते हुए भी रोने का नाटक करने लगी कि कहाँ चली गई माँ, जो इस उम्र में कहाँ जाएंगी, कैसी होंगी, जैसे कि उसे अपनी सास की बहुत चिंता हो। सत्यम इस सब को सच समझकर उसे दिलासा देने लगता है। सत्यम की तलाश जारी रहती है पर उसकी माँ उसे नहीं मिलती। कुछ साल बाद उसके एक प्यारी सी बेटी हो गई। वो बहुत खुश था और अपनी माँ से मिलने का इंतजार करता रहा। वहीं दूसरी तरफ सावित्री जी मथुरा स्टेशन पर बिछड़ गई और ये सब उनकी बहू की करतूत समझ जाती हैं। पहले वो अपने बेटे को फोन लगाने की सोचती हैं पर उन्हें लगता है उस नरक से तो ये स्टेशन स्वर्ग है और ऊपर से कान्हा की नगरी है, इससे बढ़िया जगह क्या ही होगी। वो अपना डेरा उसी स्टेशन पर जमा लेती हैं जहां उन्हें मोहन मिलता है। वो अक्सर अपना खाना लेकर सावित्री जी को देता था और सावित्री जी भी उसे अपने बेटे की तरह प्यार से रखती थी। पहले तो जो कुछ लोग गाना गाने पर दे जाते थे उनसे ही काम चलाना पड़ता था। सावित्री जी ने कुछ कुछ पैसे बचाना शुरू किया। कई बार लोग गाने के पैसे देते थे पर कई बार लोग झाड़ कर भाग जाते थे। बचाए हुए पैसे से सावित्री जी ने और मोहन एक चाय की दुकान खोल ली, जिससे उनकी कमाई होने लगी और उनका पेट भर खाना मिलने लगा। पर अभी भी उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ समय उन्होंने स्टेशन के पास ही एक छोटा सा किराए का घर ले लिया। अब उन्हें स्टेशन पर भटकना नहीं पड़ता था। पर कुछ समय बाद सावित्री जी ने मोहन को स्कूल भेजना शुरू किया। मोहन सुबह और शाम को चाय बेचता था और दोपहर में स्कूल जाता था, पर फीस का खर्चा बढ़ जाने की वजह से फिर सावित्री जी ने सिलाई का काम शुरू किया और वो सुबह शाम रात सिलाई करती और बाकी समय स्टेशन पर चाय बेचती। सावित्री जी को इतनी मेहनत करते देख मोहन भी पूरी मेहनत से पढ़ता और अच्छे अंक लाता। इस सब के बीच वो शायद अपनी पुरानी जिंदगी भूल ही गई थी, पर कभी कभी मोहन में उन्हें सत्यम होने का एहसास होता।
15 साल बाद मोहन और सावित्री जी के हालात एकदम बदल गए। अब वो चाय तो बेचते पर अलग ढंग से। उन्होंने अपनी चाय की कंपनी बना ली है जिसका नाम है सावित्री जी टी लिमिटेड। मोहन एक अच्छा बिजनेसमैन बन चुका है। सावित्री जी उसकी कंपनी की सीईओ। एक दिन सावित्री जी और मोहन ट्रेन से आगरा जा रहे थे और इत्तेफाक से सत्यम भी उसी ट्रेन से आगरा अपनी मीटिंग के लिए जा रहा था। उसने देखा उसकी माँ भी उसी ट्रेन में थी। वो भाग कर गया और अपनी माँ के पैरों में जाकर बैठ गया और बोला, कहाँ थी इतने दिन, क्यों नहीं आई? फिर सावित्री जी सारी सच्चाई अपनी बहू की बता देती हैं और फिर सत्यम को इतना गुस्सा आया। पहले वो अपनी माँ और मोहन को घर ले गया और अपनी बेटी आकांक्षा से मिलवाया। उसे देखते ही सावित्री जी की आंखों में आंसू निकल आए और उसे गले से लगा लिया। तभी कामना ने देखा तो उसे धक्का लगा और बाद में वो नाटक करके रोने लगी। माँ जी आप कहाँ चली गई थी, कहाँ थी आप? तभी उसे सत्यम उसके पास आकर उसके चेहरे पर जोरदार चांटा मारता है और कामना पास में पड़े सोफे पर जा गिरती है और समझ ही नहीं पाती कि हुआ क्या। सत्यम लगभग चिल्लाते हुए बोलता है, बहुत हुआ, अब बंद करो ये सब, समझी? और तभी उसने वकील को बुलाकर केस करके तलाक के पेपर बनवाने के लिए कहा। ये सब देख कामना की आंखें फटी रह गई और वो सावित्री जी के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी की भीख मांगने लगी। सत्यम उसे अपने घर से निकाल जाने और बेटी से दूर जाने को कहता है। इस पर कामना अपनी सास के पैर पकड़ लेती है और रोने लगती है। सावित्री जी एक माँ होने के कारण समझती हैं कि संतान का दुख क्या होता है और फिर वो उसे इस शर्त पर माफ़ करती हैं कि वो कभी भी ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करेगी। सावित्री जी बोली कि बेटा तू यहाँ रह, लेकिन अब मैं मोहन के साथ ही रहूँगी। मेरा मन मथुरा में लगता है, तू भी मुझे मिलने वहीं पर आ जाया कर। तूने तो घर बसा ही लिया है, लेकिन अब मोहन के लिए भी मेरी जिम्मेदारी बची है, उनको भी पूरा करना है। सत्यम माँ को बहुत रोकना चाहता है, लेकिन वो अब माँ की बात मान ही जाता है और खुद भी मथुरा में ही जाने का प्लान करने लगता है। और कुछ समय बाद वो भी अपने परिवार के साथ मोहन के पास ही घर ले लेता है और सभी मथुरा में ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।